अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो थिन फिल्म डिपॉज़िट होती है, ये कैसे इसका प्रोसेस पूरा क्या होता है, कैसे एटम टू एटम प्लेसमेंट होती है और फाइनली हमारे पास हमें एक थिन फिल्म मिल जाती है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, थिन फिल्म डिपॉज़िट जब होती है तो हमने ये बहुत डिटेल में देखा है कि देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन डिपॉज़िट थिन फिल्म ऑन योर सबस्ट्रेट। अब वो जो मल्टीपल वेज हैं उनमें सीवीडी प्रोसेसेस हैं, पीवीडी प्रोसेसेस हैं, स्पटरिंग है, और स्पटरिंग में भी आगे फिर सब टाइप्स हैं, सीवीडी में भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, फिजिकल वेपर डेपोजिशन में भी बहुत सारी टाइप्स हैं। उन सब में होता यह है कि हम एटम्स को वहाँ से स्पटर आउट करते हैं, या कोई एटम्स की प्रिकर्सर के एटम्स आते हैं, वो सबस्ट्रेट के ऊपर आते हैं और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको कम करके वहाँ पर स्टेबलाइज हो जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक सबस्ट्रेट मटेरियल है, सॉरी, ये अगर आपके पास एक सबस्ट्रेट मटेरियल है और इस सबस्ट्रेट के ऊपर एटम्स प्रिकर्सर मटेरियल्स आए हैं ये वाले, अब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो जब ये आके इस सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर स्टेबल होना चाहेंगे तो उसके लिए होगा ये कि वो अपनी एनर्जी कम करेंगे। चूँकि इन सबस्ट्रेट प्रिकर्सर मटेरियल को आपने हीट किया है, आपने कोई एनर्जी दी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी है, इनके अंदर ऑफ कोर्स हीट एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इसको कम करके ये स्टेबलाइज होते हैं। और स्टेबल तब होंगे कि ये जब इनकी गिब्स फ्री एनर्जी कम से कम होगी, और जब इनकी गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी, ये स्टेबल होंगे, तो ये वहाँ पे डिपॉजिट्स बना देंगे और वहाँ पे थिन फिल्म बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गई इसकी इसकी थर्मोडायनेमिक्स की कैसे एनर्जी रेलेवेंट है इन दिस प्रोसेस। लेकिन जो एग्जैक्ट नेचर ऑफ थिन फिल्म है वो डिपेंड करती है कि किस प्रोसेस के थ्रू थिन फिल्म डिपॉजिट की गई है। अगर तो वो फिजिकल वेपर डेपोजिशन है जिसमें एटम्स या मालिक्यूल हम अब फिज़िकली अपने प्रिकर्सर मटेरियल्स को अपने टारगेट मटेरियल्स से लेके आते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि दैट एटम और मालिक्यूल शुड हैव अ लोअर केमिकल पोटेंशियल एज अ कंडेंसेट देन एज अ वेपर। जब वो कंडेंस होके इस सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर आके यहाँ पे लेट्स सपोज डिपॉजिट होता है, यहाँ वेपर फेज में था, तो ये जब वेपर फेज से आ रहा है तो इसकी एनर्जी एट दिस कंडेंस फेज ये कम होनी चाहिए इस वेपर फेज की निस्बत। तो जब ऐसे एनर्जी इसकी कम होगी कंपेयर टू वेपर फेज, तो ऑफ कोर्स वो वहाँ पे एक डिपॉजिट बना देगा, वहाँ पर उसकी डेपोजिशन हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी एनर्जी यहाँ पे आता है और सबस्ट्रेट ऑलरेडी हायर टेम्परेचर पे है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में हम ये बात कर रहे हैं कि तो ये मटेरियल यहाँ से ऑलरेडी वेपर फेज में है, सबस्ट्रेट का टेम्परेचर बहुत ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आके अगर इसकी एनर्जी कम नहीं होती बल्कि कम होने के बजाय ज़्यादा होती है, तो ये थिन फिल्म डिपॉजिट्स नहीं बनेंगे, बल्कि ये एटम्स या ये मॉलिक्यूल्स वापस चले जाएंगे और ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि ये वेपर फेज में ही कहीं और चले जाएंगे। अगर प्रोसेस है केमिकल वेपर डेपोजिशन यानी कि सीवीडी प्रोसेस है, तो सीवीडी प्रोसेस में हमने ये कहा था कि जो सॉलिड फॉर्म होगा ये थर्मोडायनेमिकली प्रिडिक्ट करेगी, इसकी नेचर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स प्रिडिक्ट करेगी, क्योंकि केमिकल वेपर डेपोजिशन में आप लोग जानते हैं कि हमारे पास वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इन गैस फेजेस। सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सबस्ट्रेट की सरफेस पे। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा सबस्ट्रेट है तो ये वाले अगर दो तीन तरह के प्रिकर्सर्स हैं, तो ये मुमकिन है कि यहाँ पे जब इसकी सरफेस के ऊपर आएँ तो इस सरफेस के ऊपर ये आपस में केमिकल रिएक्ट करें। अब इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कुछ मटेरियल ऐसा होगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और कुछ वेपराइज फॉर्म में या वोलेटाइल प्रोडक्ट होंगे जो कि वो एयर में चले जाएंगे और उससे फिर हम कैरियर गैस की मदद से बाहर ले जाते हैं चैम्बर से।
तो अब कहने बुनियादी बात ये कहना चाह रहा था कि हमारे पास जो सीवीडी प्रोसेस है उसमें जो थिन फिल्म डिपॉजिट होगी उसकी नेचर को डिफाइन करेगी, उसकी नेचर को हमें बताएगी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ दैट मटेरियल। और ये दो चीज़ें बहुत अहम है कि कौन से प्रोसेस के ज़रिए आपने थिन फिल्म डिपॉजिट की है, वो बुनियादी तौर पे बताती हैं कि आपके पास क्या होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जो न्यूक्लिएशन होती है, न्यूक्लिएशन क्या होती है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये सबस्ट्रेट मटेरियल है और यहाँ पे आपने इस सबस्ट्रेट मटेरियल के ऊपर प्रिकर्सर मटेरियल, यहाँ से ये वेपर फेज में है, ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके ऊपर आके डिपॉजिट होते हैं। अब होगा ये कि चूंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इस प्रिकर्सर मटेरियल की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे आके ऐसे नहीं है कि ये डिपॉजिट हो जाएगा, बल्कि ये एक पार्टिकल है, फिर इसके साथ एक दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, और ये आपस में एग्लोमरेट होना स्टार्ट करेंगे और पार्टिकल साइज को थोड़ा इन्हेंस करेंगे। अच्छा, जब ये शुरू के 2-3 पार्टिकल्स बनेंगे तो साइज़ जो है ना, ये ऐसे होगा कि ये साइज़ जैसे अगर मैं यहाँ पर इसे साइज़ कहूँ, ये रेडियस है, तो इस तरफ साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा विद टाइम। लेकिन शुरू में जब साइज़ कम होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, लेट्स सपोज हम यहाँ लाई कर रहे हैं तो यहाँ साइज़ कम है, तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये अनस्टेबल होगा। और फिर हम मज़ीद टाइम देंगे, एनर्जी जो है ना, साइज़ और बड़ा हो जाएगा, तो एक साइज़ वो होगा जिसे क्रिटिकल साइज़ कहते हैं, कि उसके बाद ये जो न्यूक्लिएट हो रहे होंगे, ये जो एग्लोमरेट हो रहे होंगे ये पार्टिकल्स, वो स्टेबल हो जाएंगे और उनको देन आप दोबारा वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, वो उनकी एनर्जी स्टेबिलिटी की तरफ, यानी उनकी एनर्जी कम हो जाएगी ड्यू टू एग्लोमरेशन प्रोसेस। इस वजह से हम ये कहते हैं कि स्टेबल फिल्म तब बनेगी जब न्यूक्लियाई जो है वो एक क्रिटिकल साइज को क्रॉस कर लेंगे। इसी वजह से यहाँ पे ये क्रिटिकल साइज मेंशन है, ये वाला जो क्रिटिकल साइज यहाँ पे मेंशन है, ये बता रहा है कि न्यूक्लियाई को क्रिटिकल साइज को क्रॉस करेंगे तो तब ही आपके पास एक स्टेबल फिल्म बनेगी। और अगर आपका एम्ब्रियो इस क्रिटिकल साइज से कम होगा, मिसाल के तौर पे ये क्रिटिकल साइज है जिसने इन न्यूक्लियाई ने गेन करना है, लेकिन अगर जो एम्ब्रियो बनना है वो इस साइज का है, यानी इस क्रिटिकल साइज से ये कम है, तो जब ये कम है तो ये क्या होगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी इसके नतीजे में फिल्म ग्रोथ नहीं होगी, न्यूक्लिएशन का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ये क्रिटिकल साइज गेन कर लेगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ऑफकोर्स फिर ग्रोथ का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिल्म ग्रो होना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है इस वजह से है कि जैसे ही क्रिटिकल साइज को क्रॉस करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो उनकी जो एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में चले जाते हैं। और यही है कि स्टेबल एम्ब्रियो जो होता है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, गिब्स फ्री एनर्जी कम होती है। अब ये न्यूक्लिएशन टाइप्स में यहाँ पे खैर आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसे भी हम देख लेते हैं कि न्यूक्लिएशन टाइप्स क्या होती हैं। देखिए, दो तरह की बुनियादी तौर पे न्यूक्लिएशंस होती हैं, और उनमें एक तो हमारे पास होती है होमोजीनियस न्यूक्लिएशन और एक होती है हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन। जो होमोजीनियस न्यूक्लिएशन होती है ये किसी फॉरेन यानी ये न्यूक्लिएट होती है, ये न्यूक्लिएशन, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस कि आप होमोजीनियस न्यूक्लिएशन गेन करें और आपके पास बहुत ही कम स्टेबल न्यूक्लियाई बनते हैं, बहुत मुश्किल होता है। होमोजीनियस न्यूक्लिएशन ऐसे होती है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये अगर सबस्ट्रेट है, अब इसके ऊपर आके इसका टेम्परेचर कम है और ये वेपर आ रहे हैं और इसके ऊपर आके जैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं तो एक टेम्परेचर डिफरेंस है, जो सबस्ट्रेट मटेरियल है उसका टेम्परेचर कम है, जो मटेरियल आने वाला है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ज़्यादा वाले मटेरियल जो है वो अपनी एनर्जी बहुत ईजीली कम कर सकता है बाय ट्रांसफरिंग दैट एनर्जी टू दैट सबस्ट्रेट, और इसके नतीजे में एक एटम दूसरा तीसरा और ये न्यूक्लियाई बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह की न्यूक्लिएशन को कहते हैं ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन है। और थिन फिल्म डेपोजिशन में हमेशा हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन ही होती है। लेकिन जो होमोजीनियस न्यूक्लिएशन होती है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर आपने लिक्विड मेल्ट करके डाला हुआ है, तो उसके सेंटर में अगर कोई न्यूक्लिएशन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होती है
तो वो डेफिनेटली टेम्परेचर चूँकि सेम है उस सारे लिक्विड का, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस न्यूक्लिएशन। लेकिन उसी कंटेनर के अंदर वाल्स के ऊपर जो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी, वाल्स चूँकि बाहर एक नया मटेरियल है, एक नई सरफेस है, तो उसके नतीजे में हमारे पास होमोजीनियस न्यूक्लिएशन नहीं होगी, बल्कि वहाँ दीवारों पे हेट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन हो रही होगी और सेंटर पे होमोजीनियस न्यूक्लिएशन हो रही होगी। अब आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी विद साइज ये रेलिवेंट है। एक तो सरफेस फ्री एनर्जी होती है और एक वॉल्यूम एनर्जी होती है। ये क्रिटिकल साइज है, ये आपको आर स्टार नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो है क्रिटिकल साइज है। और क्रिटिकल साइज हमें ये बताता है कि किस साइज के बाद जो आपके पास न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा। तो शुरू में जब साइज बहुत कम होता है तो सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे साइज हम आगे बढ़ते हैं और इन दोनों के कम्बिनेशन से वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी कम हो रही होती है, सरफेस एनर्जी ज़्यादा हो रही होती है, तो क्रिटिकल साइज पे, इस साइज पे हमारे पास एक स्टेबल पोजीशन आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि इस साइज के बाद न्यूक्लियाई स्टेबल है। अब अगर ये मजीद ग्रो करेगा तो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना वो और कम होगी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुरू में ये ब्लू कलर की लाइन टोटल गिब्स फ्री एनर्जी बता रही है कि शुरू में इस आर स्टेरिक तक ये गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा हो रही है और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाती है, बिकॉज इसके बाद न्यूक्लियाई स्टेबल हो जाता है और वो जैसे जैसे ग्रो करेगा एनर्जी कम होगी। ये था सिंपल कुछ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ न्यूक्लिएशन प्रोसेस इन थिन फिल्म टेक्नोलॉजी। अगले लेक्चर में मिलते हैं और हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे इस पे। इस वाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।